Hello dear students, how are you? Hope all of the family of Decana Online Study channels are in very good comfort and living the best lives. Students, if you are want that you becoming a part of this family, please thumbs up my channels and share and subscribe my channels and press the bell icons for regular and more updates of Decana Online Study channels. Students, in this video we study about that the numerical topics of 11th second chapter basic mathematical concept. I teach you that all our symptoms and all our derivation, definition and theorems of basic mathematical concept like cross product, scalar product and integration, differentiation and logarithm. So all of these terms and those numericals DPP questions we solving in this lecture. Okay students, so look at this first side for your फर्स्ट न्यूमेरिकल्स. बच्चों, तो जैसा कि आप लोग आपके वीडियो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि एक कण में पूर्व की ओर 12 मीटर और उत्तर की ओर 5 मीटर और फिर 6 मीटर लंबवत ऊपर की ओर विस्थापन होता है. यानी कि एक कण है जिसके अंदर पूर्व की ओर 12 मीटर. तो डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को समझा रहा हूं तो कि किस प्रकार से उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कण के अंदर, वो रिप्रेजेंटेशन उसकी किस प्रकार से होती है. तो देखिए बच्चों, ये मैंने एक डायमेंशनल फॉर्म बना दिए. इस डायमेंशनल फॉर्म के अंदर अकॉर्डिंग बात करेंगे, जैसे कि ये ओरिजिन पॉइंट ओ हो गया हमारा, देन फिर ये हो गया बिंदु ए, यहां तक ओ से ए तक. फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हम डायरेक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये तो हो गई हमारे ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट, ये नॉर्थ एंड ये साउथ डायरेक्शन. ठीक है बच्चों, तो एक बार वापस जैसे कि स्क्रीन पे दिया गया आप लोगों के क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूं कि एक कण में पूर्व की ओर 12 मीटर और उत्तर की ओर 5 मीटर और 6 मीटर लंबवत ऊपर की ओर विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तथा इन विस्थापन के योग का हमें मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है. ठीक है बच्चों, परिमाण ज्ञात करना है. तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो किन किन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म के अंदर हुआ है. तो सबसे पहले जैसा कि क्वेश्चन में दिए गए हैं कि पूर्व की तरफ जो पार्टिकल है वो 12 मीटर चलता है, तो पूर्व की तरफ तो ये चला 12 मीटर. देन फिर यहां से इस पॉइंट से इसके अंदर दिया गया है कि फिर ऊपर की ओर 5 मीटर, इस डायरेक्शनल फॉर्म के अंदर ये चला 5 मीटर. ठीक है बच्चों, ये डायरेक्शन हो गई 5 मीटर. मैं यहां पर जो उसका बिंदु है वो मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं बी बिंदु है. और इसके बाद में जो दिया गया आगे कि 6 मीटर लंबवत ऊपर की ओर, एक परपेंडिकुलर फॉर्म के अंतर्गत इसकी जो डायरेक्शन है, जो थर्ड डायरेक्शन हमें हमारे पास दी गई है कि परपेंडिकुलर लंबवत ऊपर की ओर जो डायरेक्शन हमारे पास में बन रही है वो है 6 मीटर बी बिंदु से. ठीक है बच्चों, तो अब देखिए परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर है तो ओरिजिन से मैं इसकी जो डायरेक्शन है वो एक लंबवत फॉर्म के अंदर से एंगल है वो एज्यूम कर लेता हूं. इसका जो एंगल है वो हम मान लेंगे 90 डिग्री. ठीक है बच्चों, ये हो गया 90 डिग्री. देन फिर ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा हमारे पास में. ठीक है बच्चों, और कंप्लीट जो हमारे पास में जो हाईएस्ट पोल है वो हो जाएगा सी पोल. क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़ें और क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे. क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन जो लैंग्वेज है वो किस प्रकार से दी गई है. आप लोगों को करना क्या है, बस जो मैग्नीट्यूड दिया गया है तो मैग्नीट्यूड को आप एक फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा. उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग इस चीज को आसानी से समझ सकते हो. ठीक है बच्चों,
तो 3 पार्ट में इसके जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिवाइड किया गया है, विस्थापन इसका डिवाइड किया गया है। इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग अलग अलग करके इसका मैग्नीट्यूड है वो निकालेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमारे पास में रिजल्टेंट फॉर्म के अंदर मैं इस बात को लिखूं तो डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका तो वो हो जाएगा OA सदिश इजिकल टू 12 मीटर। देन फिर AB सदिश इजिकल टू हो जाएगा आपके 5 मीटर और BC इजिकल टू 6 मीटर, जो कंप्लीट इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, विस्थापन हुआ है। ठीक है बच्चों, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग चलने के बाद में हम लोग आगे बात करेंगे कि इसका जो रिजल्टेंट है, जो परिमाण हमें निकालना है उसके बारे में। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि अंडर R इजिकल टू अंडर ऑफ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जो फर्स्ट है, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास हम जो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है उसकी और सेकंड डिस्प्लेसमेंट है उसके बारे में। फर्स्ट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हो गया OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है बच्चों, R इजिकल टू हो गया हमारे पास में, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो आप कि 12 स्क्वायर प्लस AB की जो फॉर्म में हो जाएगी 5 स्क्वायर। R इजिकल टू 12 के जो हमारे पास वर्गमूल अवेलेबल है वो जाएंगे 144 प्लस 5 के 25। अब इसका जो कंप्लीट हमारे पास में निकल जाएगा वो जाएगा 169, 4 5 9 देन फिर और 16। तो 169 के वर्ग कितने होते हैं? 13 हो जाएंगे वर्ग। R इक्वल टू हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 13। अब देखिए, ये तो हमारे पास में रिजल्टेंट निकल गया यहां तक का, यानी कि ये जो 13 रिजल्टेंट निकला है उसके डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड करने के बाद में हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हुई है। अब जो हमारे पास में शेष वैल्यू बची है उसका और हम और डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, तो उसकी जो वैल्यूज है वो इस प्रकार से हो जाएगी कि देन फिर R की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, अब सेकेंड वाले डिस्प्लेसमेंट के अंदर देखिए कि R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, एक तो गई हमारे पास में 13 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट लास्ट हमारे पास में कौन सी वैल्यू बची है कि मैं सिस का जो मेन रूट है वो निकालना है, सॉरी स्क्वायर निकालना है। तो इसके तो गए 169 प्लस 36 इजिकल टू, ये वैल्यू कितनी हो गई? R इजिकल टू अंडर रूट ऑफ 205। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसकी जो वैल्यूज अप्रोक्सीमेट निकल के हमारे पास में प्राप्त होगी वो हो जाएगी 14 के अप्रोक्सीमेट जो हमारे पास में वैल्यूज है वो निकल के आएगी 14.25 या 30 के लमसम जो वैल्यूज है वो निकल के आएगी, क्योंकि 13 के तो हो गए 169 और 14 के अप्रोक्सीमेट 14 के भी ज्यादा हो जाएंगे तो लमसम बीच में कुछ कम इसके वैल्यूज है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो कंप्लीट जो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि उसका मैग्नीट्यूड हमें किस प्रकार से निकालना है और किस प्रकार से नहीं निकालना है। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ज्यादा आपको लोड लेने की इसमें जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड का पूछा गया है तो मैग्नीट्यूड एक अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल फॉर्म। तो डायमेंशनल फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें जो इसका अगर न्यूमेरिकल पोर्शन काउंट करना है या फिर सोल्व करना है तो उसका डिवाइडेशन कर दो आप कि कितना डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर चला गया है या फिर कितनी दूरी उसके अंदर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो उन दूरी को आप लोगों को मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अगर सिंगल लाइन में है तो सिंगल लाइन निकाल दो, देन फिर अगर अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अलग अलग पार्ट का निकाल दो। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि दो सदिशों के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है यदि दोनों के परिमाण में उनके परिणामी बराबर है तथा दोनों परिमाण में बराबर है। जैसा कि क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि दो सदिश है जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका
वो क्वेश्चन प्रकार से है कि माना कि मेरे पास में दो वेक्टर्स है, वो इक्वल टू हो गए P इक्वल टू Q, P सदिश और Q सदिश, ये दो सदिश है। अब दिए गए है कि दोनों सदिश है वो एक दूसरे के बराबर है, तो ये हो गया P इक्वल टू Q, और दोनों सदिशों के बीच का मैं एंगल फाइंड आउट करना है। तो दोनों सदिशों के एंगल में फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला था रिजल्टेंट का कि P R इक्वल टू अंडर ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। ठीक है बच्चा लोग, ये हमारे पास में फॉर्मूला था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास में ये चीज और दी गई है कि दोनों के परिमाण में उनके परिणाम भी बराबर है, तो दोनों परिमाण में भी एक दूसरे के बराबर है। अगर परिमाण में बराबर है तो यहां पर मैं मान लूंगा Q की जगह P सदिश जो कि एक दूसरे के बराबर है, तो यहां पर ये हो गया P सदिश P स्क्वायर, देन फिर यहां पर भी P स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास में आगे सोल्व करने के बाद में वैल्यूज फाइंड आउट होती है कि 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कोस थीटा, देन फिर R इक्वल टू अंडर ऑफ 2P स्क्वायर, मैंने इसको कॉमन ले लिया यहां से, देन फिर 1 प्लस कोस थीटा, यहां पर शेष चीजें वो आगे रह गई। ठीक है बच्चों, आगे फिर हो जाएगी R स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, रिजल्टेंट हमारा क्या है, रिजल्टेंट है हमारा कि R 2P स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा की जो वैल्यू है वो हम यहां पर मान लेंगे कि ये हो गई हमारे पास में R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर के अकॉर्डिंग, P स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि कंप्लीट जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट आपके मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले यहां पर बताया था कि R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार इस फॉर्म में सोल्व करते हैं। तो इस फॉर्म में सोल्व करने के बाद में जो R स्क्वायर है वो हमारे पास में इक्वल हो जाएगा P स्क्वायर के, तो ये वैल्यू हो गई 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2P स्क्वायर। फिर वैल्यू कैंसिल होने के बाद में हमारे पास में वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 1/2, और इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के बाद में हमारे पास वैल्यू होगी -1/2, देन फिर हमारे पास में थीटा हो जाएगा कोस इनवर्स कोस 1/2, जो हमारे पास में एंगल है वो निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो हमारे पास में दो अगर सदिश दिए गए हैं उनका जो एंगल फाइंड आउट करना होता है, तो ये एंगल हम इस फॉर्म के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देन फिर हमारे पास में थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी कोस 1/2, जो वैल्यू होती है वो किस प्रकार से होती है कि अप्रोक्सीमेट आप लोगों के थीटा इज इक्वल टू कोस 120 डिग्री के समथिंग, ये वैल्यू कोस 1/2 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन। देन फिर हम लोग बात करेंगे आगे अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो आइए देखिए बात करते हैं बच्चों। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि दो बल जिनके परिमाण 3:5 के, उनमें जो परिमाण मैग्नीट्यूड है वो है 3:5 के रेशियो में अब 35 न्यूटन का परिणाम देते हैं, 35 न्यूटन का परिणाम देते हैं। तो परिणाम हो गए रिजल्टेंट आपके 35 न्यूटन का। ठीक है बच्चों, यदि झुकाव का कोण 60 डिग्री है तो प्रत्येक बल के परिमाण की गणना करनी है हमें, प्रत्येक बल के परिमाण की गणना करनी है। और ये जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के बोर्ड एग्जाम में 2004 के अंतर्गत आपके आया हुआ है, ये क्वेश्चन रिप्रेजेंटेड है। तो वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रहा हूं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सोल्व करते हैं और किस प्रकार से सोल्व नहीं करते। ठीक है बच्चों, तो देखिए कि यहां पर जो अनुपात हमारे पास में दिए गए हैं कि 3:5 के अनुपात में जो दो बल होते हैं उन बलों का जो रेशियो ये है वो इस प्रकार से है। तो मानना कि हम लोग देखिए कि सदिश के अंदर इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले तो सदिश के अंदर डिवाइड करने के बाद में, या फिर अगर बल की बात की गई है जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि दो बल जिनके परिमाण है वो 3:5 के अनुपात में, तो बल है तो माना कि ये बल हो गया P इक्वल टू 3x एंड Q इक्वल टू ये हो गया हमारे पास में 5x। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद पहले हम लोग
एक फॉर्मूला है वो ड्राइव कर लेंगे कि R इजिकल टू हमारे पास में जो वैल्यूज है उस प्रकार से हो जाएगी कि अब जो बच्चों हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी हो जाएगी कि 35 न्यूटन इजिकल टू, अब देखिए इस कंप्लीट को हम क्या कर लेंगे 8 कर लेंगे तो हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी 49 एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जैसे कि 9 25 15 हो गया हमारे पास 40 49 9 प्लस 49। तो देखिए बच्चों 35 न्यूटन इजिकल हो गए हमारे पास में 7x। देन फिर यहां से हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x इजिकल टू 35/7 इजिकल टू 5। तो s की हमारे पास में वैल्यू प्राप्त हुई है 5। अब जो हमारे पास में चीजें दी हुई है कि दो बल्ब जिनके परिमाण 3:5 अनुपात के हैं, जैसे कि जो चीज हमने एज्यूम की थी कि माना कि जो दो सदिश हैं p सदिश और q सदिश, इन दोनों सदिशों को हमने एज्यूम किया था उनके रेशियो के फॉर्म में 3x और 5x। तो यहाँ पर हमें x की जो वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, अब इस x की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो देखिए p इजिकल टू 3x, देन p इजिकल टू 3 × 5, ये हो गया हमारे पास में 15, और q को हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी 25, 5 × 5 इजिकल टू 25। ठीक है बच्चों, समझिए क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसके रेशियो फॉर्म इसको डिवाइड करना है, देन भी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। एंगल हमारे पास में दिए गए हैं एंड एस की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो दोनों के अंदर काम में आ जाएगी। तो ये तो हो गया हमारे पास में थर्ड जो क्वेश्चन है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हम अब करेंगे। तो देखिए बच्चों किस प्रकार से करते उसको बच्चों। अब जो आपका नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है वो आपकी वीडियो की स्क्रीन पे दिया गया है कि P तथा 2P न्यूटन के दो बल, एक दो P न्यूटन एंड दूसरा हो जाएगा 2P न्यूटन के दो बल एक कण पर कार्य करते हैं। तो जो पहला बल है पहले को दुगुना किया जाए तथा 2P को 20 न्यूटन तक बढ़ाया जाए तो P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखकर आप लोग समझ सकते हो कि किस क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बताया गया है, या फिर इसको आप किस प्रकार से समझना है आपको। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास में कि P तथा 2P न्यूटन के दो बल एक कण पर कार्य करते हैं, तो पहले को दुगुना किया जाए, जो P है उसको अगर हम करते हैं दुगुना, और जो 2P है हमारे पास उसको हम कर देते हैं 20 न्यूटन तक हम बढ़ा देते हैं, यानी कि इसके अंदर 2P प्लस 20 न्यूटन इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो P का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ से। देर पे यदि परिणामी की दिशा स्थिर है, इस चीज का भी हमें ध्यान में रखना है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि परिणामी की जो डायरेक्शन है वो स्थिर है। तो देखिए बच्चों कि इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, यही तो हो गया हमारे पास में P न्यूटन फोर्स, यानी फिर दूसरा हो गया हमारे पास में 2P न्यूटन फोर्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहां पर जो चीज हमारे पास में दी हुई है और हमें जो फाइंड आउट करनी है, डायरेक्टली आप लोग समझ सकते हो कि P तथा 2P न्यूटन के बराबर दो बल एक कण पर कार्य करते हैं, वर्क डन करते हैं। तो पहले को दुगुना करने पर तथा 2P को 20 न्यूटन तक बढ़ाया जाए तो P का मान ज्ञात करना है। तो केस दो है इसके अंदर, सीधी सी बात है। तो पहले केस को जो हमारे पास में है, जैसे कि फर्स्ट केस जो चीज दी हुई है हमारे पास में वो इस प्रकार से हो जाएगी कि tan बीटा, ये एक इस प्रकार का फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स हमारे पास में दिया हुआ है P न्यूटन और 2P न्यूटन। तो देखिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है कि 2P साइन थीटा अपॉन P प्लस 2P कोस थीटा। ठीक है बच्चों, ये तो गए हमारे पास में फर्स्ट केस जो हमारा स्टडी है उसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास में सेकंड केस तो हमारे पास में आया है कि वो क्या कहता है कि tan बीटा इजिकल टू P को दुगुना किया जाए तथा 2P को 20 न्यूटन तक बढ़ाया जाए। तो देखिए
2p प्लस 20 साइन थीटा अपॉन p प्लस 2p प्लस 2p 20 cos थीटा। ठीक है बच्चों, ये हो गया सेकंड केस। 2p p को दुगुना करना है, 2p के अंदर 20 बढ़ाना है, 20 न्यूटन फोर्स हमारे को बढ़ाना है। और यहीं पे जो सेम कंडीशन है ऊपर वाली, वो मैं यहाँ पर एज इट इज वैल्यू पुट करनी है। अब इन दोनों केस के अंदर हम स्टडी करेंगे तो देखिए, फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों को इक्वल करने के बाद में हमारे पास जो प्रोसीजर निकल के आया है वो इस प्रकार से हो जाएगा कि 2p साइन थीटा अपॉन p प्लस 2p कोस थीटा इक्वल टू 2p प्लस कोस थीटा 2p प्लस 20 सॉरी 2p प्लस 20 अपॉन 2p प्लस 2p प्लस 20 और ये हो गया कोस थीटा और ऊपर हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें यहां पर जो वैल्यूज है वो इस प्रकार से कैलकुलेट करनी है कि साइन थीटा और कोस थीटा हो जाएंगे एक दूसरे कैंसिल आउट। देन फिर यहां से 2p की वैल्यू और यहां से 2p की वैल्यू कैंसिल आउट। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1 अपॉन p इज इक्वल टू 20 अपॉन 4p प्लस 20 से 20 कैंसिल, सॉरी आप इस वैल्यू किस प्रकार से लिख सकते हो कि जैसे यहां पर मैंने 20 वैल्यू लिख दी और यहां पर 20 वैल्यू लिख दी, तो उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग क्या पाते हैं, तो देखिए कि 20p इज इक्वल टू 4p प्लस 20। ठीक है बच्चों, फिर देखिए यहां पर जो 20p माइनस 4p इज इक्वल टू 20 हमारे पास वैल्यूज है। यहां से हम बात करेंगे कि मेरे पास में जो वैल्यू निकल गई है वो हो जाएगी 16p देन 20। ठीक है बच्चों, फिर देखिए p इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 20 अपॉन 16। तो इस प्रकार से हम लोग जो इसका फोर्स है वो काउंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो p तथा 2p न्यूटन के हमारे पास में जो दो बल है एक कण पर जो कार्य करते हैं, पहले को दुगुना करने पर पहले को दुगुना कर दिया हमने, देन फिर सेकंड वाले को 20 न्यूटन तक बढ़ा दिया, तो p का मान हमें ज्ञात करना, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल गई है p की। ठीक है बच्चों, एज इट इज हमारे पास में p की जो वैल्यूज है वो निकल कर आई है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि इस कंप्लीट जो इसकी वैल्यू निकालने के बाद में हम लोग वापस अगर डिराइवेशन फॉर्म के अंदर इसको रखें तो हमारे पास में इसकी जो डायरेक्शन है वो भी शो कर जाएगी। ठीक है बच्चों, ये तो गए हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन। देन फिर अब हम बात करेंगे कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, उसके बारे में। बच्चों अब जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे दिए गए है, आप पढ़ सकते हो उसको। जैसे कि वो क्वेश्चन इस प्रकार से कि एक बिंदु पर कार्यरत दो बलों में से सबसे बड़ा व सबसे कम परिणामी क्रम से 29 न्यूटन व 5 न्यूटन का है। 29 न्यूटन में 5 न्यूटन का फोर्स है। यदि प्रत्येक बल में 3 न्यूटन की वृद्धि की जाए तो समकोण पर कार्यरत दो नए परिणामी बलों को हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो दो नए परिणामी बल निकल कर हमारे पास में आए हैं उनको हमें काउंट करना है, जो इसकी कंप्लीट क्वेश्चन के आगे प्रोसीजर है उसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिए गए हैं कि दो बल दिए गए हैं हमारे पास में, जो एक तो है हमारे पास में स्मॉल p फोर्स और दूसरा है स्मॉल q फोर्स। ठीक है बच्चों, ये हमने एज्यूम कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। एक बिंदु पर कार्य दो बलों में सबसे बड़ा व सबसे कम परिणामी बल। तो सबसे बड़ा व सबसे कम हमने मतलब कि जो केस स्टडी की थी उसके अंदर हमने जो फर्स्ट केस सेकंड केस के अंदर हमने पढ़ा था कि जो मैक्सिमम वैल्यूज एंड मिनिमम वैल्यूज होती है। तो मैक्सिमम वैल्यूज तो हो जाएगी कि उन दोनों वस्तुओं को ऐड करने पर, जैसे कि मैं यहां पर ऐड कर दूं p प्लस क्यू को, यह तो हो जाएगा हमारे पास में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा या फिर सबसे अधिक मान, और ये हो जाएगा हमारे पास में p माइनस क्यू हो जाएगा सबसे कम मान।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास में दिए गए है कि एक बिंदु पर कार्य 2 बलों में सबसे बड़ा व सबसे कम परिणामी क्रम से 29 न्यूटन व 5 न्यूटन का है। तो सबसे बड़ा जो फोर्स है वो जाएगा 29 न्यूटन का और सबसे कम में हो जाएगा 5 न्यूटन का। तो अब हम देखिए यहाँ पर जो वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद में हमारे पास वैल्यूज प्राप्त होती है, जैसे कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 29, तो P इज इक्वल टू 29 माइनस क्यू। ठीक है बच्चों, यहां पर हम बात करेंगे कि क्यू इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे P की। तो देखिए कि 29 माइनस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 5। अब देखिए 29 माइनस 2q इज इक्वल टू 5, 29 माइनस 5 इज इक्वल टू 2q, ये हो गया 24 इज इक्वल टू 2q एंड q इज इक्वल टू 12। ठीक है बच्चों, यहां से हमारे पास में q की वैल्यू फाइंड आउट हुई है। तो q की वैल्यू को अगर मैं रखूं समीकरण फर्स्ट के अंदर तो मेरे पास में हो जाएगा p प्लस 12 इज इक्वल टू 29। देन फिर हमारे पास में वैल्यू फाइंड आउट होगी p की, हो जाएगी 29 माइनस 12, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 7 एंड 1। तो p की वैल्यू हमारे पास में आ गई 17 और q की वैल्यू हमारे पास में आ गई 12। तो ये वैल्यू हम मान सकते हैं कि एज्यूम कर सकते हैं एक नई वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये हो गई कैपिटल P इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो गई 17 एंड कैपिटल Q हमारे पास जो वैल्यू फाइंड आउट हो गई 12। ठीक है बच्चों, ये नई वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्येक बल में 3 न्यूटन की वृद्धि की जाए। तो इसके अंदर हमें 3 न्यूटन फोर्स की वृद्धि करनी है। तो वृद्धि करते हैं, देखिए आइए कि इसके अंदर 3 न्यूटन वृद्धि करने में हो जाएगा 20 न्यूटन एंड ये जो दूसरा वाला फोर्स हो जाएगा 15 न्यूटन। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर जो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी कि अब हमें रिजल्टेंट काउंट करना है। तो रिजल्टेंट काउंट करने के लिए यहां पर आप लिख देंगे एडिंग 3 न्यूटन ऑफ फोर्स। तो रिजल्टेंट हो जाएगा इसका 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 400 प्लस 225 और ये वैल्यू जाएगी हमारे पास में 225। तो देखिए बच्चों कंप्लीट जो इसकी एडिंग करते हैं तो हो जाएगा 625 और 625 किसका वर्ग होता है, वर्गमूल होता है। 625 जो हमारे पास वर्गमूल हो जाएगा 25। तो रिजल्टेंट हमारे पास निकल गया हो जाएगा 25। अब देखिए हमारे पास में दिए गए है कि दो नए परिणामी समकोण पर कार्य 2 नए परिणामी बलों को ज्ञात करना है। समकोण पर स्थित है तो देखिए टेन बीटा की हमारे पास में फॉर्म क्या हो जाएगी, टेन बीटा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। क्यू की वैल्यू हमारे पास में क्या है 15, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो अपॉन पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू हमारे पास में क्या अवेलेबल हुई है, वो हो जाएगी कि 20 प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास में है 15 डॉट कोस 90 कितना होता है, कोस 90 होता है 0, तो ये वैल्यू कंप्लीट 0 हो जाएगी। और 10 बीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 20 काउंट कर लेंगे। 20 का भाग देने पर स्टार्टिंग में स्लोप, देन फिर 2 into 7 140 150 7 10 0 10 0 5 0.7। तो बीटा इनवर्स बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.75 की जो वैल्यू है वो हमें अप्रोक्सीमेट एंगल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए हमारे पास में क्वेश्चन का जो सोल्विंग प्रोसेस है वो कि अगर क्वेश्चन के अंदर जो फोर्स दिए हुए होते हैं देन फिर उस फोर्स के अंदर भी अगर हमें कुछ फोर्स का एडिंग करना होता है, जैसे कि जो वस्तु होती है वो आसानी से या फिर आगे चल सके या फिर
उसको टाइम कम लगे, डबल फोर्स के कारण से टाइम कम लगे, तो उस टाइम पीरियड को कम करने के लिए या फिर फोर्स जो एडिंग करने के प्रोसेस में अगर हम क्वेश्चन का सरलीकरण करते हैं तो वो इस प्रकार से हो जाएगा आपके। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सेकंड क्वेश्चन। बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आप लोग आपकी वीडियो की स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि वो क्वेश्चन इस प्रकार से कि यदि एक एक्स सदिश को सदिशों ए सदिश की जो वैल्यू हमारे पास में 6 क्वेश्चन के अंदर वो तो है क्वेश्चन नंबर हो गया आपके 6। इसके अंदर जो गिवन चीजें हैं वो गिवन चीजें क्या क्या है उस चीजों को हमें पहले नोट करना है। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए कंफर्टली जो यूजफुल तरीका है आप लोगों के वो इस प्रकार से कि जैसे मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, यदि एक सदिश को सदिशों ए सदिश जिसकी वैल्यू है 3i माइनस 5i प्लस 7k वे बी सदिश इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 3k के परिणामी के साथ जोड़ने पर yx के अनुदिश इकाई सदिश प्रदान करता है, तो एक सदिश का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में सबसे पहले एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, एक बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के जो गिवन चीजें क्या क्या है उसके अंदर वो चीज आप लोगों को पहले लिखनी है। जैसे कि इसके अंदर दिया गया है कि जिसका ए सदिश है उसका मान है 3i माइनस 5j प्लस 7k। ठीक है बच्चों, और जो सेकंड वाली बी सदिश है उसका मान है 2i प्लस 4j एंड 3k माइनस 3k। ठीक है बच्चों, ये तो हमारे पास में हो गई वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि परिणामी के साथ जोड़ने पर yx के अनुदिश इकाई सदिश प्रदान करता है, तो अब हमें इनके परिणामी के साथ इसको ऐड करना होगा, परिणामी के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से r की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी a प्लस बी सदिश। ठीक है बच्चों, तो r की जो वैल्यू हो जाएगी 3i माइनस 5j प्लस 7k प्लस 2i प्लस 4j माइनस 3k। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास में जो वैल्यू हो जाएगी 3 to 5i माइनस 5 एंड प्लस 4 माइनस 9j प्लस 4k। ठीक है बच्चों, सो यहां पर ये 1 आएगा, तो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू हमारे पास 5i माइनस j। तो ये वैल्यू जाएगी हमारे पास में r इक्वल टू 5i माइनस j प्लस 4k। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या चीजें दी गई है कि परिणामी के साथ जोड़ने पर yx के अनुदिश इकाई सदिश प्रदान करता है। तो इकाई सदिश परिणामी के साथ परिणामी के अनुदिश इकाई सदिश के हमारे पास में जैसे कि परिणामी के साथ y अक्ष के अनुदिश दिए गए इसके अंदर y अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। तो माना कि जो y अक्ष के अनुदिश x हमारा क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन के अंतर्गत, अब हमें बात करनी है कि y अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है। x अक्ष के अनुदिश होता है i और y अक्ष के अनुदिश होता है j, z अक्ष के अनुदिश k। तो ये फॉर्म होती है, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग लेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा कि j x इक्वल टू j के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए कि अगर x का हमें मान ज्ञात करना है, सॉरी बराबर नहीं रखेंगे यहां पर, क्योंकि जो x y x के अनुदिश चीजें होगी वो जाएगी j के, y x के अनुदिश परिणामी के साथ जो रिजल्ट निकल के आएगा वो जाएगा j के, क्योंकि y x के अनुदिश है। फिर हम बात करेंगे कि x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू इस प्रकार से हो जाएगी कि j के माइनस r। ठीक है बच्चों, j के माइनस r, तभी
नए जो हमारे पास में मान है, एक्स का मान है, उस मान को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए कि एक्स का जो मान है उस प्रकार आ जाएगा कि जे केब माइनस 5i केब माइनस जे केब प्लस 4k केब। ठीक है बच्चों, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में जे केब माइनस 5i केब प्लस जे केब प्लस माइनस 4k केब। ठीक है बच्चों, सरलीकरण कर लिया। अब इसके बाद देखिए एक्स इजिकल टू माइनस 5i केब प्लस 2j केब माइनस 4k केब। तो ये जो नया मान हमारे पास में प्राप्त हुआ है एक्स का मान, उस मान को हम लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग 5i के प्लस 2j के माइनस 4k के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो ये तो क्या हमारे पास में 6 क्वेश्चन सोल्व जिसकी हमने बात की थी। और अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, उसके बारे में। तो आइए बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, उसके बारे में बात करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग इस क्वेश्चन को अपनी वीडियो की स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि दो सदिश होते हैं, ए सदिश और बी सदिश। तो देखिए दोनों सदिशों के बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो सदिशों की जो वैल्यूज है वो होती है आई केब प्लस 2j केब माइनस k केब, ये तो हो गई ए सदिश की। और दूसरी जो सदिश है उसकी वैल्यू हो जाएगी बी सदिश इज इक्वल टू माइनस आई केब प्लस जे केब माइनस 2k केब। ठीक है बच्चों, अब इस प्रोसीजर के अंदर हम लोग जो इसका एंगल है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन चीजें क्या क्या है हमारे पास में, उन चीजों को हम लोग लिखेंगे कि ए की हमारे पास में वैल्यू हो गई, वो हो गई आई केब प्लस 2j केब माइनस k केब। और बी की जो हमारे पास में वैल्यू है वो हो गई माइनस आई केब प्लस j केब माइनस 2k केब। ठीक है बच्चों, देन एंगल हमें फाइंड आउट करना है इनके बीच का। तो मैंने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन था उनके कुछ टर्म्स ऑफ रूल थे, उन रूल्स के अंदर मैंने एक रूल्स बताया था आप लोगों की अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि कोस थीटा इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटीज के लिए ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन मॉडुलस ए सदिश मॉडुलस बी सदिश। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो अवेलेबल वैल्यूज है मॉडुलस ए सदिश और मॉडुलस बी सदिश, उस चीज को हम लोग यहाँ पर एडमायर करेंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका जो परिमाण है वो निकालेंगे। तो परिमाण निकालेंगे हमने क्या करना पड़ेगा 1 प्लस 2 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। देन मॉडुलस बी सदिश इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास में माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो मॉडुलस ए सदिश है उसका मान आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 रूट 6। ठीक है बच्चों, और यहां पर हमारे पास में वैल्यूज है वो कितनी आ जाएगी, तो देखिए माइनस हो जाएगा 1 प्लस 2 का 4। देन फिर मॉडुलस बी सदिश इज इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 6 रूट ऑफ 6। दो चीज फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये कि ए सदिश डॉट बी सदिश हमें निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से निकालते हैं, आई केब प्लस 2j केब माइनस k केब। देन फिर दोनों वैल्यूज को, दोनों सदिशों के जो फैक्टर है उन फैक्टर को हमें वैल्यूज को एडजस्ट करनी है, लिखना है यहाँ पर पहले तो इस फॉर्म के अंदर डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म के अंदर। तो देखिए बच्चों बी के हमारे पास वैल्यूज क्या है माइनस आई केब प्लस j केब माइनस 2k केब। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर हो गई 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 2। तो ये हमारे पास में सोल्विंग करने के प्रोसीजर में वैल्यू से वो निकल कर आ गई। फिर हम बात करेंगे कि आगे देखिए -1 प्लस 2 देन माइनस माइनस प्लस, तो 2 to 4 और 4 में से एक निकालने पर ये वैल्यूज हमारे पास में आ गई 3। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों को, कोस थीटा इज इक्वल टू ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी।
ठीक है बच्चों, तो देखिए ए सदिश डॉट बी सदिश की हमारे पास वैल्यू क्या है 3 एंड इसकी वैल्यूज क्या है मॉडुलस ए और मॉडुलस बी की √6 और √6। तो देखिए बच्चों यहां पर जो ये रूट ऑफ है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे 3/6 के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, 3/6 आ गया हमारे पास में रूट कैंसिल करने पर। तो यहां से हमारे पास में जो वैल्यू जो फाइंड आउट हो गई cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो 1/2 जो वैल्यू जो वो किसके अकॉर्डिंग आती है थीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा cos इनवर्स 60 डिग्री के अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री होता है। देखिए कि जो साइन के अकॉर्डिंग वैल्यूज है तो 0 to 1 60 अपॉर्ड चेंज हो जाएगी और ये वैल्यू जैसी रह जाएगी। तो हाँ थीटा इक्वल टू हमारे पास में cos इनवर्स 60 डिग्री की जो वैल्यूज है वो हो जाएगी 1/2। ठीक है बच्चों, और एंगल हमारे पास में आ गया 60 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वो सिंपल सा ये क्वेश्चन है जिसको आप लोग देख पा रहे हो। अब हम बच्चों अब हम बात करेंगे हमारा जो 8th क्वेश्चन है उसके बारे में। तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिया गया है आप लोगों के वीडियो स्क्रीन पे और बोर्ड पे कि लेमडा का हमें मान ज्ञात करना है, तो जिसके अंदर ए सदिश और बी सदिश दो सदिश दिए गए हैं। और ए सदिश का जो मान है वो देख पा रहे हो कि 2ik प्लस लेमडा जेके प्लस के वैल्यू है, और बी सदिश जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4ik माइनस 2jk माइनस 2k एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर है। जैसे कि मैंने यहाँ पर वैल्यूज को पहले लिख दिया है कि परपेंडिकुलर फॉर्म के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो, किस प्रकार से सोल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए आइए बात करते हैं अब कि परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर अगर हम स्केलर क्वांटिटीज के अंदर बात करें तो हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा उस प्रकार हो जाएगा ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल टू 0। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर डायमेंशनल फॉर्म हो तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा 0 कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आई के इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग फॉर्म के अंदर रूप में। तो अब हम इस फॉर्म को साथ में लेकर इस फॉर्म को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए कि ए की जो वैल्यू जो वो क्या है 2i प्लस लेमडा जे प्लस के डॉट प्रोडक्ट 4i माइनस 2j माइनस 2k इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ए सदिश डॉट बी सदिश को गुणा करने पर तो देखिए यहां से जो वैल्यूज हो जाएगी वो हो जाएगी कि 8 माइनस 2 लेमडा माइनस 2 इजिकल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम बात करेंगे कि 8 माइनस 2 इजिकल टू 2 लेमडा, देन फिर लेमडा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना हो गया 6 इजिकल टू 2 लेमडा एंड लेमडा इजिकल टू 3 वैल्यूज। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लेमडा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सदिश जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर, तो परपेंडिकुलर का मैंने टर्म्स ऑफ रूल क्या बताया था आप लोगों को स्केलर क्वांटिटीज के अंदर कि जो अगर कोई भी इकाई सदिश या फिर तीनों डायमेंशन अकॉर्डिंग अगर सदिश होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो वो डॉट प्रोडक्ट के अंदर ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल टू 0 हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक है बच्चों, तो ये तो क्या आप लोगों के 8 क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपके 9th क्वेश्चन है उसके बारे में। तो आइए बात करते हैं 9th क्वेश्चन के बारे में कि 9th क्वेश्चन में थ्योरीज है वो किस प्रकार से है किस प्रकार से नहीं है। क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो 9th क्वेश्चन आपका उसका बच्चों, अब जो आप लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन वो आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि क्वेश्चन वो इस प्रकार से कि सदिश ए सदिश इक्वल टू दो सदिश हमारे पास दिए होते हैं, एक होता है ए सदिश और एक होता है बी सदिश। इनके दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेट उस प्रकार से है कि ए सदिश की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2i प्लस जे प्लस के और
बी की जो वैल्यू हो जाएगी आई केप माइनस जे केप प्लस 2k केप। और उन दोनों के लिए एक लंबवत इकाई सदिश का हमें निर्धारण करना है, उसकी धारणा ज्ञात करनी है कि वो इकाई सदिश किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से नहीं होगा। तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसकी वैल्यूज को पुट करने जा रहे हैं। तो देखिए जो गिवन चीज हमारे पास में है वो ए सदिश इज इक्वल टू हो जाएगी 2i केप प्लस जे केप प्लस के केप, और बी सदिश इज इक्वल टू हो जाएगी आई केप माइनस जे केप प्लस 2k केप। ठीक है बच्चों, ये तो हमारे फॉर्म हो गई अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे सोल्विंग प्रोसेस में। तो सदिश गुणा की विशेषताएं क्या होती है? सदिश गुणा की विशेषता क्या होती है कि सदिश गुणा इस प्रकार से होता है कि एक एंगल पे अवेलेबल होता है, एक वेक्टर, ये वेक्टर और ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका जो परपेंडिकुलर फॉर्म होता है उस प्रकार से हो जाता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा की पावर एन केप। ठीक है बच्चों, ए बी इज इक्वल टू ए सदिश क्रॉस बी सदिश, जो कि ए सदिश और बी सदिश क्या है, मतलब कि किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं साइड से, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन फिर ए सदिश इज इक्वल टू हम लोग ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग प्रोसीजर काम में ले रहे हैं, तो उस प्रोसीजर के लिए हम लोग इसी वैल्यूज को इस प्रकार लिख सकते हैं कि मॉडुलस ए सदिश क्रॉस बी सदिश एन केप। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे हम लोग इस प्रकार से काउंट कर लेंगे कि एन केप इज इक्वल टू ए सदिश क्रॉस बी सदिश अपॉन मॉडुलस ए सदिश क्रॉस मॉडुलस बी सदिश। इस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और हमारे लिए जो काम आने वाला फॉर्मूला है वो बस ये फॉर्मूला काम में आएगा। इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है बच्चों, तो देखिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसके सोल्विंग प्रोसेस में आते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये तो फॉर्म मैंने लिख दिया आप लोगों को समझाने के लिए, अब मैं डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करता हूं। तो एन केप इक्वल टू हो जाएगा आपके ए सदिश क्रॉस बी सदिश अपॉन मॉडुलस ए सदिश मॉडुलस बी सदिश। ठीक है बच्चों, आगे हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखिए यहां पर कंप्लीट को प्रोसेस जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म के अंदर डिवाइड कर लेंगे। तो यहां पर देखिए कि जो ए क्रॉस बी सदिश है वो आपकी जो वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट होती है वो इस प्रकार से होगी कि 2i केप प्लस जे केप प्लस के केप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया इसका आई केप माइनस जे केप प्लस 2k केप। ठीक है बच्चों, फिर आ जाएगा आपके 2 माइनस 1 प्लस 2 2 to 4 4 माइनस 3। ठीक है बच्चों, यह की वैल्यूज फिर देगी। यहां पर हम इस मान को लिख देंगे इस फॉर्म के अंदर। तो देखिए ये तो गया हमारे पास में 3 की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यूज आ गई यहाँ पर मॉडुलस मोड की वैल्यू, ये भी हमारे पास 3 आ गई। देन फिर इसका सोल्व हो गया 1। अब आगे देखिए ये जो साइन थीटा की हमारे पास वैल्यूज है, तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1, थीटा इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास में साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 90 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, समझ गए बात? जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सदिश जो है हमारे पास में अवेलेबल वो उन सदिश को लिख लेंगे, लंबवत इकाई सदिश का निर्धारण करना है। तो लंबवत इकाई सदिश है, तो लंबवत इकाई सदिश के अकॉर्डिंग हमारे पास में एंगल फाइंड आउट होकर के आ गया है। क्योंकि हमारे पास में जो ये सोल्विंग प्रोसेस है हमने यहाँ तक किया है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने जो चीजें फाइंड आउट की है वो चीजें इस प्रकार से हो जाएगी आपके। ठीक है बच्चों, अब आप लोग ये चीज ध्यान में रखो यहाँ पर कि इसकी जो डायरेक्शन के लिए आप लोग जो फिनोमेना बनाने जा रहे हो अब, तो इन दोनों का हम लोग मोड निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, मोड इस प्रकार से निकलेगा कि ए सदिश इज इक्वल टू हो जाएगा आपके √2 का स्क्वायर
ए क्रॉस बी का निकालना ना हमें, ए क्रॉस बी का निकालना है। तो ए क्रॉस बी का निकालना है, क्या करेंगे 2 और 1 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपके 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया 9 प्लस 1 प्लस 4 कितने हो गए 9 1 4 10 14। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू कितनी आ गई 14। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश जो वैल्यूज आई है हमारे पास में, देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं है, कंप्लीट प्रोसीजर आपका सही है, एकदम एक्यूरेट। तो है कि यहाँ पर वैल्यूज है वो एडिट कर दी, वैल्यूज कंप्लीट एडिट करने के बाद में यहाँ पर आप लोग इसे इस प्रकार से समझ सकते हो कि दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास वैल्यूज आई 3। और तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये वैल्यूज है वो आपके राइट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे हो कि देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों जो सदिश हैं ए और बी, उन सदिशों के लंबवत इकाई सदिश का निर्धारण करना है, हमें लंबवत इकाई सदिशों का निर्धारण करना है। तो हमारे पास में जो इसके मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूज क्या आ रही है 3 आ रही है। अब इस 3 वैल्यूज को हमें इकाई सदिश के अकॉर्डिंग रखना है, यानी कि यहाँ पर जो हम लोग आई केप जे केप और के केप के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, इसका परिमाण ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो उस मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। समझ गए बात को? तो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग की वैल्यू हो जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वैल्यूज क्या हो जाएगी 9 9 एंड 9। तो यहाँ पर ये देखिए 27 में कितना होता है 9 एंड 3 रूट 3 हो जाएगा आपके 3 रूट 3 ये वैल्यू हो जाएगी ए सदिश क्रॉस बी सदिश की। ठीक है बच्चों, ये हमने यहां पर इसका जो मोड फॉर्म है वो फाइंड आउट किया है। अब देन इसके आगे प्रोसीजर में हम लोग बात करेंगे कि हमें जो ये वैल्यूज फाइंड आउट हुई है इसके अकॉर्डिंग हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये तो जांच की हमने, क्वेश्चन की जांच की, क्वेश्चन अगर लंबवत कहता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर फाइंड आउट हुआ है नहीं हुआ। अब जो हमारा मेन आगे प्रोसीजर है कि एन कैप की जो डायरेक्शन है वो फाइंड आउट करनी है, तो उस डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलस का जो मान है वो यहाँ पर दिया गया है, देन फिर ए क्रॉस ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मान हमारे पास में 3 है। तो देखिए 3/√3 ये हो जाएगा 1/√3 जो कि हो जाएगा tan थीटा के रूप में। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन में फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला यूज में लेते हैं। समझ के बात हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। मार्किंग के जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से आप लोग करना है कि फॉर्म सबसे पहले काउंट करो, फॉर्म काउंट करने के बाद में वैल्यूज को स्टेब्लिश करो, अलग अलग वैल्यू स्टेब्लिश करने के बाद में आप लोग वैल्यूज का अकॉर्डिंग टू स्टेबलाइजेशन सिस्टम आप उसका सोल्विंग प्रोसेस निकालो। सोल्विंग प्रोसेस निकालने के बाद में आपका जांच भी कर सकते हो कि क्वेश्चन सही है या नहीं है, उसके बारे में क्वेश्चन जांचने के बाद में आप लोग आगे सोल्व करोगे तो आपका डायरेक्शन एंड एंगल वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, रिलैक्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस ट्रिक आप लोग सिंपल से समझो और कुछ नहीं। अब हम बात करेंगे, यहाँ तक हो गई हमारे पास में 9th क्वेश्चन कंप्लीट, एंड अब हम बात करेंगे हमारा जो 10th क्वेश्चन है उसके बारे में। तो वही बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो हमारा 10th क्वेश्चन है उसके बारे में, नंबर ऑफ 10th क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ए सदिश डॉट बी सदिश का हमें मान ज्ञात करना है। यदि मॉड्यूलस ए सदिश का जो मान है वो 2 दिया गया है और मॉड्यूलस बी सदिश का मान हमें 5 दिया गया है, तथा मॉड्यूलस ए सदिश क्रॉस बी सदिश की जो हमारे पास में वैल्यूज है वो 8 है। तो देखिए बच्चों कि मॉड्यूलस ए सदिश इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ये गिवन चीज है हमारे पास में, इस बात का आप लोग ध्यान में रखना, इस बात को 5 एंड ए सदिश क्रॉस बी सदिश हमें 8 दिया गया है। तो ज्ञात क्या करना है, ए सदिश डॉट बी सदिश की वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चा लोग, आराम से देखो, आराम से पढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग जो चीजें देख पा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो न्यूमेरिकल सोल्विंग में आप लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल ओवर जो आपके सारे एग्जाम्स हैं उनके लिए। ठीक है बच्चों, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन चीजें कौन कौन सी है। अप्रोक्सीमेट एक कंफर्टेबल फॉर्मूला आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाया गया है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग चीजें स्टेब्लिश कर दो बस, और कुछ नहीं करना आप लोगों को। फॉर्मूला क्या है कि मॉडुलस ए सदिश क्रॉस बी सदिश इजिकल टू मॉडुलस ए सदिश का स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी सदिश का स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया ए सदिश डॉट बी सदिश, जो कि हमारे पास वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर जो इसका मान हो गया वो हो जाएगा एट स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस ए सदिश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो जाएंगे 64 4 प्लस 25 माइनस ए सदिश और बी सदिश। देखिए 64 माइनस 29 इज इक्वल टू ए सदिश डॉट बी सदिश। कितनी हो जाएगी वैल्यू। कंप्लीट को एक साइड में किया, इनका चेंज होगा अगर तो ये अपना भी चेंज हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, तो अब देखिए यहां पर जो इसका मान है हो जाएगा ए सदिश डॉट बी सदिश इजिकल टू कितना हो गया 1495 एंड 523। तो हमारे पास में जो वैल्यूज है वो आ जाएगी 35। ए सदिश डॉट बी सदिश जो हमारे पास वैल्यूज है हो जाएगी 35। फॉर्मूला एस्टेब्लिश कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मॉड्यूलस है तो इनका मोड ले लो, मोड निकालने के बाद में आप क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। वो ये क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए, मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को वही अवेलेबल करा रहा हूँ जो कि छोटे छोटे ट्रिक्स से मिलकर बने हुए हैं। कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो किसी आगे क्वेश्चन में दो इनका एक छोटा पार्ट दिया गया है, कोई आगे क्वेश्चन ऐसा जाए इसके अंदर एक छोटा पार्ट है वो दिया जाएगा, या फिर अलग क्वेश्चन के अंतर्गत ट्रिक नंबर चेंज हो जाएंगे और क्वेश्चन है वो सेम रह जाएगा। बस मेथड आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम बात करेंगे हमारे जो लास्ट 2 क्वेश्चन हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में। तो ये बात करते हैं उनके बारे में बच्चों। अब जो आपका 11th क्वेश्चन है वो इसके अंदर डिफरेंशिएशन आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो मैं कुछ फॉर्म दे रहा हूं डिफरेंशिएशन के बारे में, अवकलन के बारे में। वो तो सिंपल सी चीजें हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप लोग मैथमेटिक्स के अंदर अच्छे से कंफर्ट जोन में समझ सकोगे। लेकिन फिर भी क्या है कि जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है उनके लिए एक मेथड मैं फिक्स कर देता हूँ। फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान में रखना है, फॉर्मूले आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ फॉर्मूले इंपोर्टेंट रखते हैं। जैसे 10-15 फॉर्मूले ऐसे हैं जो मेजर आप लोगों के काम आएंगे यहाँ पर, चाहे वो थ्योरेटिकल पोर्शन क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को डिफरेंशिएशन काउंट करना उसके बारे में, या फिर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए उनके बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये बात करते हैं कि इनका जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स के सापेक्ष। यहाँ पर जो वैल्यूज है फंक्शन अलग दिया गया है, यहाँ पर फंक्शन अलग दिया गया है। तो y का हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो y का अवकलन x के सापेक्ष करना है तो ये हो जाएगा dx5 अपॉन dx प्लस d अपॉन dx x³ प्लस d10 प्लस dx अपॉन dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे क्वेश्चन हो जाएगा dy बाई डी एक्स एज इट इज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है वो आप लोगों के मैंने एक फॉर्मूला बताया था x की पावर n का अगर हम अवकलन करें dy बाई डी एक्स तो nx n-1 इस प्रकार की फॉर्म के अंदर आप लोगों के क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 5 माइनस 1 4 प्लस ये हो जाएगा कि 3x स्क्वायर प्लस 10 का गुणन हो जाएगा 0, तो 0 को हम लोग ना लिखें तो भी चल सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास में सिंपल सा एक अवकलन की मेथड। अब अगर अवकलन हमें सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर पूछा जाए या फिर थर्ड डेरिवेटिव के अंदर पूछा जाए, मान लो कि जो ये अवकलन है वो
इस प्रकार से हो या फिर इस प्रकार से हो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, यानी कि अवकलन है वो सेकंड के अंदर हो, तो सेकंड के अंदर हो तो यहां पर जो अवकलन है वो और कम कर लेंगे हम कि 4 इंटू 5 एस की पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 एस की पावर 1, देन फिर ये वैल्यूज हो जाएगी 20 एक्स क्यूब प्लस 6 x1 के रूप में। सेकेंड डेरिवेटिव के रूप में अगर मैं मेथड सोल्व करना है तो ये प्रोसीजर है उसका कि आप लोग जो हमारे पास में फर्स्ट डेरिवेशन के अंदर वैल्यू फाइंड आउट होती है उसे हम फिर से एक बार अवकलन कर ले। ठीक है बच्चों, ये तो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का उसके बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को किस प्रकार से है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स के फॉर्म के अंदर। तो यहां पर देखिए कि dy बाई डी एक्स के अकॉर्डिंग आप लोगों के सोल्व करना है क्वेश्चन, तो dx अपॉन dx प्लस इस फॉर्म को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, तो आप लोग सिंपल सा बस ध्यान में रखें थोड़ा बहुत कि x को मैं लिख सकता हूं x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन डी बाई डी एक्स, और यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी कि x की पावर -1/2 इनवर्स फॉर्म में आ गया। देन फिर जो आपका अंडर रूट ऑफ है वो भी यहां पर आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका हो जाएगा 1 प्लस इसका हम लोग किस प्रकार से काउंट करेंगे nx की फॉर्म में। तो देखिए s की पावर 1/2 इजिकल टू 1/2 x और 1/2 माइनस 1 हो जाएगा 1/2 x, ये हो जाएगा -1/2। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्म को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स के रूप में। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर माइनस का साइन है तो उसके लिए हो जाएगा s की पावर 9, तो 1/2 x और n-1 की फॉर्म में 1/2 -1 -1/2 -1/2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, s हो जाएगा नीचे और ये अंडर ऑफ इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो देखिए 1/2 रूट एक्स। ठीक है बच्चों, यहां पर आप लोग समझ सकते हो कि आगे देखिए 1 अपॉन ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म क्या कहती है कि s की पावर -1/2 का अवकलन करना है, तो उसके लिए हो जाएगा -1/2 x -1/2 x। अब देखिए -1/2 -1 हो जाएगा -3/2, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास में शेष बच रहा है, शेष फॉर्म बच रही है, तो उसका हम अवकलन कर लेंगे। तो उसके लिए अवकलन सिस्टम हो जाएगा 1/2 x और रूट x। ठीक है बच्चों, 1/2 आ जाएगा और x की वैल्यू जब हमारे पास में एज इट इज जाएगी, तो ये हो गया -1/2 x रूट x के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, ट्रिक समझ में आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो इंटीग्रेशन फॉर्म है उसके बारे में। लिमिटेड उसमें आप लोगों को इंटीग्रेशन फॉर्म दे रहा हूं, सिंपल सा प्रोसीजर है, बस आप लोग फॉर्मूले ध्यान में रखें स्टूडेंट्स। फॉर्मूले आप ध्यान में रखोगे तो आप लोगों के क्वेश्चन चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, अपना आप सोल्व करना आसान हो जाएगा। देन फिर मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए उस पीडीएफ फाइल को अपलोड कर सकूं, एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, जो कि आप लोगों के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जितने भी सारे क्वेश्चंस होते हैं या फिर इस पार्ट के कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए मैं एक पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, जिसके थ्रू आप लोग आसानी से उसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो समझ सकते हो और आसानी से आप लोग पढ़ सकते हो, उनको ध्यान रख सकते हो। तो हम बात करेंगे कि इंटीग्रेशन के बारे में। तो आइए देखिए कि इंटीग्रेशन का फॉर्म है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं होता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 है वो 12 क्वेश्चन इस प्रकार से कि एक क्वेश्चन दिया गया है कि जिसकी जो लिमिट है वो जाएगी 0 to π/4। देन फिर इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x एंड tan x dx के अकॉर्डिंग हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों की sec x tan x जो वैल्यूज है
वो आप लोगों की इस प्रकार से आ जाएगी। सेक एक्स टेन एक्स को अगर हम इंटीग्रेशन करें इसका, तो सेक एक्स टेन एक्स का फॉर्मूला दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। उस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे तो देखिए कि इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स, देन फिर 0 to π/4। तो अब देखिए सेक एक्स सेक π/4 माइनस सेक 0। सेक π/4 की वैल्यू में लिखनी है एंड सेक 0 की जो वैल्यू जो लिखनी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका जो इंटीग्रेशन है वो सॉल्विंग कर लेंगे। ठीक है, वो जो ट्रिक समझा रहा हूँ कि आज बाद में जो वैल्यूज है वो आप लोग पुट कर दो और वैल्यूज पुट करने के बाद में कंप्लीट उसका सॉल्विंग प्रोसेस कर लो, फिर आपके एक सिंपल सी आंकिक तौर पे इसका जो सॉल्विंग आएगा वो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के एक लिमिटेड फॉर रूट एक्स dx। इसे कितना हो जाएगा 1 to 4। आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो कि s की पावर 1/2 लिख सकते हो। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, ध्यान रहे तो आप लोगों के कि s की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 to 4। ठीक है बच्चों, ये कितना हो जाएगा s की पावर 3/2 अपॉन 3/2 1 to 4। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो कि 1/2 रूट एक्स अपॉन 3/2, 3 को यहां से कैंसिल आउट किया, फिर देखिए 4 इजिकल टू इस फॉर्म को आप लिख सकते हो रूट एक्स अपॉन 3 एंड 1 to 4। फिर देखिए बच्चों यह जाएगा आपके 4 रूट एक्स अपॉन 3 माइनस रूट एक्स अपॉन 3 के रूप में। फिर आप लोग इसका सॉल्विंग प्रोसेस निकाल सकते हो। इसके बाद को सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला दिया था मैंने s की पावर n+1 अपॉन n+1। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बस सिंपल चीज है, ज्यादा हार्ड है नहीं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आप लोगों के 2 बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्म। और एक सेकेंड जो लास्ट फाइनल क्वेश्चन है आप लोगों के, वो मैं आप लोगों को सोल्व करा देता हूं कि 0 to π/6 अगर लिमिट दी हुई है सेक स्क्वायर एक्स के रूप में, सेक स्क्वायर एक्स dx के रूप में, तो आप लोग इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से कर सकते हो। सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x। ठीक है बच्चों, फिर जो लिमिट है वो आप लोग एप्रूव कर सकते हो π/6 के रूप में। देन फिर जो 10 π/6 अपॉन माइनस 10 0 के अकॉर्डिंग आप लोग जो वैल्यूज है पुट करने के बाद में इसका सरलीकरण आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, ये तो गया आप लोगों के बेसिक इंटीग्रेशन। और नेक्स्ट हम चैप्टर में अगले वाले वीडियो में लेकर आ रहे हैं आपका जो 4th चैप्टर है उसके बारे में, कि जो मोशन इन प्लेन है उसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो कंप्लीट आप मुझे आशा है कि आप लोग ये जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब किया और अच्छी तरह से उनको अपने अंदर समझ को बरकरार रखा, आसानी से उसको समझ गए हो। ये चीजें बस आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हेल्प हो सके, उसके लिए सिंपल से एक ट्रिक्स है, उन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आ जाए, नेक्स्ट ईयर अगर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आ जाए, तो उसके लिए भी मैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है जैसे कि बोर्ड एग्जाम के अंदर रहे हुए हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, वो क्वेश्चन वापस मैं आप लोगों के रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि क्या पता किस बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन है वो ट्रांसफर हो सके। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हमारे 3rd चैप्टर के बारे में, मोशन इन प्लेन के बारे में। ठीक है बच्चों।